हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वैसे तो सीआरई के पेपर को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है और रिजल्ट भी आपके सामने है, पर फिर भी हम इस पेपर के बाकी क्वेश्चन को डेप्थ में समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद बुक रेफरेंस। हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और प्रॉपर बुक में से क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने में बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से वीडियो भी काफी लेट हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31, द डेविएशन ऑफ लैम्बर्ट बियर लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट। सबसे पहले लैम्बर्ट बियर लॉ को रिवाइज करते हैं। इसके लिए आप गॉडगर जैसी कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। लैम्बर्ट बियर लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस की एब्जॉर्बेंट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन एंड लाइट के द्वारा तय गई लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब समझते हैं डेविएशन का मतलब। अगर आसान शब्दों में बोले तो डेविएशन तब आती है जब अब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन की एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप में चेंज आ जाए। ये सब कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि हाई कंसंट्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एरर, चेंज इन द केमिकल एनवायरनमेंट। मतलब कि जो एब्जॉर्बेंस की मेजरमेंट है वो कंसंट्रेशन को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही इन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। ये डेविएशन इंडिकेट करती है कि लैम्बर्ट बियर लॉ इज नो लॉन्गर फुली एप्लीकेबल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ऑप्शन में दिए गए सारे ऑप्शंस डेविएशन करते हैं, ऑप्शन डी को छोड़कर। ए चेंज इन एनालिसिस, इसका मतलब है कि आप एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन को एवेल्यूएट करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली लैम्बर्ट बियर लॉ को अफेक्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 32, एंटीजन प्रेजेंटेशन अकर ऑन द सरफेस ऑफ विच सेल। इसका आंसर आपको इम्यूनोलॉजी के चैप्टर में आसानी से मिल जाएगा। एंटीजन प्रेजेंटेशन, जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो उसको हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कैरी करते हैं। इन सेल्स की सरफेस पर एंटीजन रिसेप्टर और एमएचसी क्लास 2 मौजूद होती है। फिर ये सेल्स एंटीजन पेप्टाइड की प्रेजेंटेशन आगे टी सेल्स को देते हैं। टी सेल्स की सरफेस पर टीसीआर यानी कि टी सेल रिसेप्टर मौजूद होते हैं। एपीसी सेल के एमएचसी क्लास 2 और टी सेल का टीसीआर आपस में बाइंड होकर इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। अगर बात करें एपीसी सेल की, तो प्रोफेशनल एपीसी सेल हैं बी सेल, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। वैसे तो एमएचसी क्लास 1 वाले भी एपीसी सेल का काम करते हैं, पर एपीसी सेल में हम उन सेल्स को काउंट करते हैं जो एंटीजन पेप्टाइड को एमएचसी क्लास 2 के साथ टी हेल्पर सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारा राइट आंसर है बी सेल्स। क्वेश्चन नंबर 33, हाईएस्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिजल्ट इफ इंस्ट्रूमेंट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल मेजरमेंट्स करते वक्त कितने कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। हाईएस्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट हमें तभी मिल सकते हैं जब उसमें नो ड्रिफ्ट हो। ड्रिफ्ट का मतलब होता है द कंडीशन ऑफ वैल्यू मूविंग अवे फ्रॉम द मीन लाइन। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट हाई एक्यूरेसी से काम कर रहा है और बीच में कभी कभी ड्रिफ्ट भी कर रहा है तो उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिजल्ट हाई नहीं होगी। सो हमारा राइट आंसर है नो ड्रिफ्ट, नॉट हाई एक्यूरेसी। इसके लिए भी आप गॉडकर जैसी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर द सेपरेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ यूकैरियोटिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व्ड। इसके लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया की जानी मानी बुक जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, सेकंड एडिशन बाय इमो ई शेफलर पढ़ेंगे। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की सेपरेशन की बात करें तो पॉलीमरेज गामा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये पॉलीमरेज माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो 5 to 3 डायरेक्शन में काम करती है, जो कि डीएनए स्ट्रैंड एलोंगेशन की डायरेक्शन है। इसकी स्टडी करते वक्त इसे गलती से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह समझा जाता था, क्योंकि रिसर्चर ने इसे गलती से न्यूक्लियर पॉलीमरेज से मिक्स कर लिया था। इसको समझना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, आरएनए मॉलिक्यूल्स ड्राइव्ड फ्रॉम आरएनए आर टिपिकली। आरएनए मॉलिक्यूल्स जो आरएनए से ड्राइव्ड होते हैं, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन जैसे प्रोसेस से होकर आते हैं, वो टिपिकली सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि आरएनए यूजली ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड सिंथेसाइज्ड होते हैं, फिर चाहे वो डीएनए टेम्पलेट हो और आरएनए मॉलिक्यूल से बना हो। इसके बारे में आप लहनिंजर की बुक में से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, the DNA T loop structure is typically maintained by which of the following protein complexes?
टीलोप स्ट्रक्चर टीलोमरेज का एक यूनिक फीचर है। क्रोमोसोम के एंड पर ये ऐसे प्रोटेक्टिव कैप्स काम करता है। ये स्ट्रक्चर डीएनए को डिग्रेड और फ्यूजन से बचाता है। शेल्ट्रेन कम्प्लेक्स एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कम्प्लेक्स है जो टीलोमरेज से बाइंड होता है और टीलोप स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्लैमाइडिया इज caused by which form of the bacteria during its intracellular phase? एसेंशियल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एडिशन सेकंड चैप्टर 39 क्लैमाइडिया में इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। क्लैमाइडिया एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है जिसका लाइफ साइकिल दो डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में डिवाइड होता है। एक है एलिमेंट्री बॉडी और दूसरी है रेटिकुलर बॉडी। अगर दोनों के फीचर्स को कंपेयर करें तो एलिमेंट्री बॉडी एक एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म है और रेटिकुलेट बॉडी एक इंट्रासेलुलर फॉर्म है। एलिमेंट्री इन्फेक्शियस फॉर्म है और रेटिकुलेट रेप्लिकेट फॉर्म है। इसके साथ ही एलिमेंट्री मेटाबॉलिक इनएक्टिवेट होता है बट रेटिकुलेट मेटाबॉलिकली एक्टिवेट होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इंट्रासेलुलर फेज वाली फॉर्म कौन सी होती है। सो हमारा राइट आंसर है रेटिकुलेट बॉडी। क्वेश्चन नंबर 38, इंट्रासेलुलर आयरन इज सिक्वेस्टर्ड फ्रॉम द सेल बाय। सबसे पहले समझते हैं कि आयरन सिक्वेस्ट्रेशन है क्या। आयरन सिक्वेस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें आयरन को सेल के अंदर सेफली स्टोर किया जाता है ताकि इसको किसी भी तरह के हार्म से बचाया जा सके। आयरन बहुत से सेलुलर फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, पर अगर आयरन सेल में फ्रीली छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है जो सेल को डैमेज भी कर सकते हैं। आयरन को सेफली स्टोर करने के लिए फेरेटिन प्रोटीन हेल्प करता है। फेरेटिन एक लार्ज स्फेरिकल प्रोटीन है जो आयरन की स्टोरेज के लिए एक कंटेनर की तरह काम करता है। जब ट्रांसफेरिन आयरन को सेल के अंदर ले जाकर छोड़ता है तो आयरन फेरस फॉर्म में होता है। फेरेटिन की एक स्पेशलाइज्ड एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो आयरन से बाइंड हो पाता है और फेरस को फेरेटिन आयरन में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये ऑक्सीडेशन फेरो ऑक्सीडेस एक्ट ऑफ फेरेटिन एच चेन सब यूनिट के द्वारा की जाती है। फेरिक आयरन फेरेटिन की हॉलो कोर में एज ए फेरिक ऑक्सी हाइड्रोक्साइड स्टोर हो जाता है। जब भी सेल को आयरन चाहिए होता है तो फेरेटिन इसे कंट्रोल्ड वे में रिलीज करता है और फेरिक आयरन को फेरस आयरन में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको सेल्स यूज कर पाते हैं। सो हमारा राइट आंसर है फेरेटिन। क्वेश्चन नंबर 39, Papnihimer bodies which are blue colored inclusion found in RBC are made up of। Papnihimer bodies बेसोफिलिक स्मॉल और आयरन कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स होते हैं जो आरबीसी में पाए जाते हैं। इनको हम पर्ल स्टेनिंग मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं। बेसोफिलिक स्टेपलिंग के उल्टा ये कम अमाउंट में पाए जाते हैं और बेसोफिलिक स्टेपलिंग के तरह ये आरबीसी में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। पैपनीहिमर बॉडी स्प्लीनेक्टमी, थैलेसीमिया और साइडरब्लास्टिक एनीमिया में दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। हम सभी को पता है कि इसका राइट आंसर है होल ब्लड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है। ऑप्शन में आरबीसी नहीं था तो हमारा राइट आंसर है होल ब्लड। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोड हीमोग्लोबिन। कोड हीमोग्लोबिन यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड एट बर्थ। कोड हीमोग्लोबिन की टिपिकली रेंज है 14 to 19 ग्राम पर डेसीलीटर। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि नॉर्मल इन्फेंट में डे 1 पर 90, डे 2 पर 18.5 और डे 3 पर 70 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन मेजर की गई है और मीन वैल्यू है 16.8 ग्राम पर डेसीलीटर जो कि 14 to 90 ग्राम पर डेसीलीटर रेंज में फॉल करती है। इस आंसर के लिए जो बुक रेफरेंस है वो है विंट्रो एंड क्लिनिकल हेमाटोलॉजी 11th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 42, द शेप ऑफ ए बैक्टीरियोफेज इज। बैक्टीरियोफेज और फेजेस एक तरह के वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज जैसे कि T4 फेज की शेप मोस्ट कॉमनली टेडपोल शेप्ड होती है। इसका आंसर आपको माइक्रो की बुक एसेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में चैप्टर की स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मोस्ट बैक्टीरिया आर। नेचर में सबसे ज़्यादा सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करते हैं। ये बाकी पैथोजेंस और पैरासाइट की तरह लिविंग होस्ट में डिजीज काउज नहीं कर पाते। ये प्राइमरली सॉइल, वाटर एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में पाए जाते हैं और डिकेइंग की नेचुरल प्रोसेस में हेल्प करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन की बुक के फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 1 में आपको लिखा मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एनिमल्स आर कीमोहेट्रोप्स। कीमोहेट्रोप्स वो होते हैं जो अपनी एनर्जी एंड कार्बन डिकेइंग मैटर से बनाते हैं और इनको आगे सेप्रोफाइटस एंड प्रोटोजोआ में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइड एंजाइम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा बायोकेमिस्ट्री की बुक के चैप्टर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सुसाइड एंजाइम होते हैं साइक्लोऑक्सीजनेस। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस के दौरान फोस्फोलाइपेज A2 के द्वारा मेम्ब्रेन बाउंड फोस्फोलिपिड से आर्किडोनिक एसिड को रिलीज करवाया जाता है। फिर इसकी ऑक्सीडेशन एंड साइक्लिएशन होती है, जिससे यह पहले PGG2 और फिर PGH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये PGH2 नंबर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस के लिए इमीडिएट प्रिकर्सर का काम करता है, इंक्लूडिंग प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन्स। इस पाथवे को हम साइक्लिक पाथवे ऑफ आर्किडोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेस प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को पार्शियली कंट्रोल करता है बाय सुसाइडल एक्टिविटी। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोकने के लिए ये एंजाइम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस स्विच ऑफ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोजेनिक एमिनो एसिड। कीटोजेनिक एमिनो एसिड वो होते हैं जिनका कार्बन स्केलेटन मेटाबोलाइज्ड होकर एसिटाइल CoA और एसिटो एसीटेट बनाता है, जो फिर आगे फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन देखें तो आपको सिर्फ 2 अमीनो एसिड ऐसे दिखेंगे जो कीटोजेनिक हैं। पहले का नाम है ल्यूसिन और दूसरे का नाम है लाइसिन। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ। वैसे तो आपको ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रा कहीं से भी पढ़ने को मिल जाएगा, पर इसके लिए हम फॉलो करेंगे WHO गाइडलाइंस को, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्लड कल्चर की बॉटल, फिर नॉन एडिक्टिव ट्यूब, फिर कैगुलेशन ट्यूब, फिर रेड टॉप, फिर सीरम सेपरेशन ट्यूब, और फिर सोडियम पैरन की वायल, और फिर ADTA, देन पेल जेलो, और लास्ट में फुलराइड वायल फिल करेंगे। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो ब्लड कल्चर से स्टार्ट हो रहा है, सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन A। Question number 47, what is the most important factor in calculating the normality of a hydrochloric acid solution। इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। एसिड के केस में ये नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होगा, बेस में नंबर ऑफ OH आयंस, और इलेक्ट्रॉन फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें HCl की मोलैरिटी पता होनी चाहिए। मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ HCl बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ HCl को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ HCl बाय मोलर मास ऑफ HCl। मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, जो होती है 1.18 ग्राम पर ml। कंसनट्रेशन जो होती है 37%। अगर हम HCl को 1 लीटर मान के चले तो 1 लीटर सोल्यूशन की डेंसिटी हुई 1000 इंटू 1.18 इज इक्वल टू 1180 ग्राम। सो मास ऑफ HCl हुआ 37% ऑफ 1180 ग्राम इज इक्वल टू 436.6 ग्राम। सो मोल्स ऑफ HCl का फार्मूला था, मोल्स ऑफ HCl जो है 436.6 ग्राम बाय मोलर मास ऑफ HCl जो होता है 36.46 ग्राम पर मोल। सो मोल्स ऑफ HCl हुए 11.97 मोल्स, और इसे हम फिट करते हैं मोलैरिटी के फार्मूले में। मोल्स ऑफ HCl जो है 11.97 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसे हम मान के चलते हैं 1 लीटर। सो मोलैरिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू 11.97, और इससे हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी जो कि है 11.97 इंटू नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ HCl जो कि है 1। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू नंबर ऑफ इक्वलेंट इज इक्वल टू 11.97। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि HCl की नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए HCl की प्योरिटी यानी कि HCl की कंसनट्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
Question number 48. What is the approximate pH range of bile acid in human body? इस क्वेश्चन का आंसर आपको नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री की बुक में से नहीं मिलेगा। किसी भी बुक में डायरेक्टली कहीं भी बाइल एसिड की पीएच के बारे में नहीं लिखा है। इसके बारे में आपको मार्क्स बेसिक मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में लिखा मिलेगा, जिसमें लिखा है कि पीके वैल्यू ऑफ बाइल एसिड इज अप्रॉक्सीमेटली 6, जिसका मतलब है कि 6 pH पर 50% बाइल एसिड्स आर प्रोटोनेटेड एंड 50% आयोनाइज्ड। इंटेस्टाइन ल्यूमन की नॉर्मल पीएच अप्रॉक्सीमेटली 6 होती है, जो बाइल एसिड की पीके वैल्यू से मैच करती है, जिससे एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा होता है जिससे बाइल एसिड इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इस इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि बाइल एसिड स्लाइटली एल्कलाइन पीएच में फॉल करते हैं। हमारा राइट आंसर है 6 to 7 pH. Question number 49. What do the beta cells of pancreas secrete? सत्यनारायण राइटर की बायोकेमिस्ट्री की बुक के चैप्टर नंबर 36 में आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसे बीटा सेल्स ऑफ इसलेट्स ऑफ लैंगरसांस ऑफ पैंक्रियास बनाते हैं। इंसुलिन हिस्ट्री में अपनी एक अलग जगह रखता है, क्योंकि ये फर्स्ट हार्मोन था जो आइसोलेट, प्योरीफाइड, सिंथेसाइज्ड और सीक्वेंस किया गया था। इसके अलावा ये फर्स्ट हार्मोन था जो रिकम्बिनेंट टीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सिरोप्लाज्मिन मेजर्ड इन यूरिन? सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं कि विल्सन डिजीज़ क्या होती है। सत्यनारायण बायोकेमिस्ट्री बुक के चैप्टर नंबर 18 में इसके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। विल्सन डिजीज एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें कॉपर के मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। इसमें कॉपर लीवर एंड लेंटिकुलर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन में डिपॉजिट होने लग जाता है, जिससे हेपेटिक सिरोसिस एंड ब्रेन निक्रोसिस भी हो सकती है। प्लाज्मा में सेरोप्लाज्मिन का लो लेवल के होने के कारण यूरिन में कॉपर की एक्सक्रीशन इंक्रीज होने लग जाती है। अगर सेरोप्लाज्मिन की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 प्लाज्मा प्रोटीन में इसके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। सेरोप्लाज्मिन एक ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग अल्फा 2 ग्लोबुलिन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 1,50,000। प्लाज्मा कंसंट्रेशन है 30 mg पर डेसीलीटर। ये प्लाज्मा में मौजूद 90% कॉपर को बाइंड कर सकता है और इसकी बाइंडिंग बहुत टाइट होती है, जिसकी वजह से कॉपर आसानी से रिलीज नहीं हो सकता। अप्रॉक्सीमेटली 10% कॉपर को एल्ब्यूमिन टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है और सेरोप्लाज्मिन ऑक्सीडेज एक्टिविटी एग्जिबिट करता है जो विल्सन डिजीज से एसोसिएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 51. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन केमिल्यूमिनेंस एक्सेप्ट? केमिल्यूमिनेंस ल्यूमिनोमेट्री की एक टाइप है। सबसे पहले हम समझते हैं ल्यूमिनोमेट्री क्या होती है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हीट, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड या केमिकल रिएक्शन एक्सेट्रा की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ल्यूमिनेंस शो करते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी टू लो एनर्जी लेवल में आते हैं तो वो ल्यूमिनेंस शो करते हैं। ल्यूमिनेंस की कुछ टाइप्स हैं: केमिल्यूमिनेंस, बायोल्यूमिनेंस, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस, फोटोल्यूमिनेंस और थर्मोल्यूमिनेंस। आज हम बात करेंगे केमिल्यूमिनेंस की। इसमें प्रिंसिपल ल्यूमिनोमेट्री से सेम रहेगा, बस इसमें हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए केमिकल का यूज़ करेंगे जिससे फ्लोरोसेंट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब ल्यूमिनॉल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो 3 अमीनो थैलेट प्रोडक्ट बनते हैं जो फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ALP, HRP एंड मेटल आयंस कम्प्लेक्स इस रिएक्शन में एज ए कैटालाइस्ट यूज होते हैं। HRP जैसे ऑक्सीडेज एंजाइम्स केमिल्यूमिनेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लीड करते हैं। ये एंजाइम सबस्ट्रेट से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं जो एक्साइटेड स्टेट प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जो ग्राउंड स्टेट पर आने पर लाइट एमिट करते हैं। अब तक इस टॉपिक में हम क्वेश्चन की 3 ऑप्शंस ALP ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिल्यूमिनेंस में ल्यूमिनॉल रिएक्शन को स्टडी कर चुके हैं और ऑप्शन C इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केमिल्यूमिनेंस में यूज नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं तो उसे हम फोटोल्यूमिनेंस बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ फोटोल्यूमिनेंस में होता है, केमिल्यूमिनेंस में नहीं। और ये टॉपिक आपको विल्सन एंड वॉकर में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52. ग्लासवेयर इज कॉमनली क्लीन्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग?
वैसे तो आपको इसका आंसर किसी भी बुक में देखने को मिल जाएगा, पर हमने जो इसके लिए बुक फॉलो की है वो है प्रूव एंड प्रैक्टिस इन दी लेबोरेटरी, जिसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि बहुत से सालों से ग्लासवेयर को क्लीन करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड डाइक्रोमेट मिक्सचर का यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड वैसे तो खुद से ही एक पावरफुल एजेंट है जो डर्ट को डिसॉल्व कर देता है, और डाइक्रोमेट इसमें ऑक्सीडेशन का फर्दर केमिकल एक्शन ऐड करता है। ये ग्रीस और अदर रेसिड्यू को ऑक्सीडाइज करता है। नाइट्रिक एसिड भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, पर ये एसिड बहुत ज्यादा फ्यूम छोड़ता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर कलेक्टिंग अ सर्वाइकल सैंपल इन पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के लिए सर्वाइकल सैंपल को हम दो टाइप से प्रोसेस करते हैं। पहला है कन्वेंशनल पैप और दूसरा है एलबीसी। कन्वेंशनल पैप में ब्रश स्पैगुला की मदद से स्मीयर रेडी करते हैं, पर एलबीसी में हम रोवर सर्विक्स ब्रश की हेल्प से सैंपल को कलेक्ट करने के बाद उसे एक मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। एलबीसी के सैंपल को प्रोसेस करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज करते हैं, एक है थिन प्रेप और दूसरा है श्योर पैप। जिसमें से थिन प्रेप मेथनॉल बेस्ड कलेक्टिंग फ्लूइड है और ये एक कम्प्लीटली ऑटोमेटिक मेथड है, और वहीं श्योर पैप एथेनॉल बेस्ड है और ये एक मैनुअल मेथड है। एलबीसी के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हम स्क्रू कैप्ड बॉटल का यूज करते हैं जो प्रॉपरली सील्ड होती है और लीक प्रूफ होती है। ये वैसे तो स्टरलाइज होती है, पर नॉर्मली साइटोलॉजी के सैंपल के लिए हम स्टरलाइज कंटेनर की जरूरत नहीं होती। स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइटोलॉजी सैंपल को जनरली अफेक्ट नहीं करते। कॉमनली साइटोलॉजी के लिए हम 25 ml एंड 60 ml ट्रांसपेरेंट स्क्रू प्लास्टिक कंटेनर यूज करते हैं। और इस टॉपिक के बारे में आपको बेसिक एंड एडवांस्ड लेबोरेटरी टेक्निक इन हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी में से और ऑक्सफोर्ड साइटोपैथोलॉजी की बुक में से पढ़ने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज कॉमनली प्रेजेंट इन साल्ट। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के आंसर के लिए किसी भी बुक की रेफरेंस देना बेकार होगा। इसके लिए आप टाटा नमक की ऐड देख ले तो काफ़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, अमीबिक डायसेंट्री इज काउज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। अमीबिक डायसेंट्री एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा काउज किया जाता है। इसके अलावा ये एमेबॉइक लीवर एब्सेस भी काउज करता है। इसका आंसर आपको नॉर्मली पैरासिटोलॉजी की किसी भी बुक में देखने को मिल जाएगा, पर हम पैरासिटोलॉजी के लिए राइटर अपूर्वा शंकर शास्त्री एंड संध्या भट्ट की एसेंशियल ऑफ मेडिकल पैरासिटोलॉजी की बुक को प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन वायरसेस। एसेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के सेकंड एडिशन के चैप्टर नंबर 41 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जिसमें लिखा है कि विरियन न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए से मिलकर बना होता है। वायरस के पास सिर्फ एक ही तरह का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, डीएनए या फिर आरएनए, पर दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाएंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें सिंगल और डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर और लीनियर, सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड डेवलप इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये हमारे अंदर बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है। अगर इम्यूनिटी की दूसरी टाइप की बात करें तो दूसरी होती है एक्वायर्ड और अडेप्टिव, जो कि हम बाहर से अडेप्ट करते हैं। सो हमारा राइट आंसर है फ्रॉम बर्थ। क्वेश्चन नंबर 58, साइटोकाइंस आर। साइटोकाइंस को हम इम्यूनोलॉजी की जानी मानी क्यूबे की बुक से पढ़ेंगे तो 7th एडिशन के पेज नंबर 113 पर लिखा मिलेगा कि साइटोकाइंस आर रिलेटिवली स्मॉल प्रोटीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 30 किलो डाल्टन होता है। मेजॉरिटी ऑफ साइटोकाइंस ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। साइटोकाइंस को इन्होंने 6 फैमिली में डिवाइड किया गया है। पहली है इंटरल्यूकिन 1 फैमिली, हेमेटोपोइटिक फैमिली, इंटरफेरोन फैमिली, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली, इंटरल्यूकिन 17 फैमिली एंड कीमोकाइंस फैमिली। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्मॉल प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 59, एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री इज यूज्ड फॉर। बुक क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में आपको एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री टॉपिक देखने को मिल जाएगा, जिसमें लिखा है कि ये मेथड क्लिनिकल सैंपल में से टॉक्सिक मेटल आयंस के ट्रेस कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेड, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल एक्सेट्रा, ये सब हैवी मेटल्स होते हैं। तो हमारा राइट आंसर है हैवी मेटल। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी।
पैसिव इम्यूनिटी होती है जो हमें पैसिवली रेडीमेड फॉर्म में मिलती है। पैसिव इम्यूनिटी नेचुरली और आर्टिफिशियली इंड्यूस की जा सकती है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में जैसे कि आईजीजी जो हमें हमारी मदर से मिलती है, और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कमर्शियली प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन से डेवलप की जा सकती है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एमसीआरई के रिजल्ट के बाद प्रेफरेंस पोर्टल भी ओपन होने वाला है, सो अपनी चॉइस ध्यान से भरें और कमेंट सेक्शन में अपना रैंक प्लस नंबर ज़रूर बताएं।